Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, welcome in another lecture of financial management. Today is lecture number 6 of financial management. As you know that we are conducting the lecture series of financial management related to the FPSC's Inspector Inland Revenues Descriptive Test. I have shared with you 5 lectures of financial management related to the descriptive test according to the syllabus of FPSC for financial management subject. So today is our lecture number 6 and in which we will discuss about capital budgeting. So इससे पहले 5 लेक्चर्स जो हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मैं डिलीवर कर चुका हूँ. आज का हमारा छठा लेक्चर होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे और इस टॉपिक है हमारे लेक्चर का कैपिटल बजटिंग. लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था बजटिंग को कि बजटिंग क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ बजटिंग, टाइप्स ऑफ बजटिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 5 में. सो जो व्यूअर्स नए हैं उनके लिए ये है कि चैनल पे विज़िट करें. पहले 5 लेक्चर्स जो हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उनसे गो थ्रू हूँ. उनमें हमने फाइनेंस की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को थॉरोली डिस्कस किया है और जो एफपीएससी ने सिलेबस दिया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने जो 5 टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं. आज हमारा टॉपिक नंबर 6 है विच इज़ रिलेटेड टू दी कैपिटल बजटिंग. हम आज कैपिटल बजटिंग पे डिस्कस करेंगे क्योंकि कैपिटल बजटिंग एक लंबा चैप्टर है. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैपिटल बजटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और जिस बुक से हम स्टडी कर रहे हैं इस बुक के 3 चैप्टर्स जो हैं वो कंसिस्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग में. सो ये एक डिटेल लेक्चर होगा आज का व्यूअर्स. सो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि लेक्चर को पूरा सुनिएगा ताकि तमाम जो कैपिटल बजटिंग में चीज़ें आएंगी जो एक्सप्लेन की जाएंगी आपके आज के लेक्चर में आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें. उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स जो हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें. अगेन जो व्यूअर्स नए हैं वो चैनल को विज़िट करें और पहले जो एक लेक्चर सीरीज़ हमने कंडक्ट की है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, पहले 5 लेक्चर्स डिलीवर्ड हैं, उन लेक्चर से गो थ्रू हों ताकि ये लेक्चर उनको आसानी के साथ समझ आ सके. क्योंकि हम जो लेक्चर्स दे रहे हैं उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी से लेकर एडवांस लेवल तक जा रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड जो है फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, बीबीए, एमबीए, एमकॉम और कॉमर्स वगैरह उन्होंने नहीं की हुई, तो कुछ उनके लिए प्रॉब्लम होती है टर्मिनोलॉजीज़ को समझने में. इसलिए मैं मेरी हर लेक्चर में एक बेसिक लेवल से मैं लेकर चलता हूँ चीज़ों को ताकि जिनका बैकग्राउंड नहीं भी है फाइनेंस से रिलेटेड, उन्होंने अगर लॉ किया हुआ है या इकोनॉमिक्स के हैं या स्टैट्स के हैं तो वो भी इजीली जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करें. सो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विच इज़ लेक्चर नंबर 6 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ कैपिटल बजटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस विद यू व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग. सो कैपिटल बजटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर मेजर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स. एक आसान सी डेफिनेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. उसके बाद जो मैं कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन है डिटेल्ड और इसकी एक्सप्लेनेशन है बुक से मैं आपसे रीड करूँगा. लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ इसका मेन कंसेप्ट, कैपिटल बजटिंग का मेन कंसेप्ट यह है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर ए मेजर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स. तो होप्स हो कि कैपिटल बजटिंग का जो प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा कि यानी कि इस प्रोसेस में हम बिज़नेस के जो मेजर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है उनका डिसीजन लेते हैं हम. तो कैपिटल बजटिंग की जो बुक हमारे पास है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड सेलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हुज रिटर्न कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड बियॉन्ड 1 ईयर. सो कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन ये कहती है कि ये एक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड सेलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स. कि कैपिटल बजटिंग इस प्रोसेस के ज़रिए हम आइडेंटिफाई करते हैं,
एनालाइज करते हैं और उसके बाद सिलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एसेट जो है जिसके ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट करती है, उसको एनालाइज करते हैं और एनालाइजेशन के बाद हम सिलेक्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट को, उस प्रोजेक्ट को, उसके एक्सपेक्टेड जो कैश फ्लोज को देखकर तो कि एक टू एक्सटेंड द बियॉन्ड 1 ईयर, जो कि आपका जो सारा ये प्रोसेस होता है ये बियॉन्ड द 1 ईयर होता है, 1 साल से ज़्यादा ये होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल बजटिंग। नाउ फर्दर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग को। व्हेन ए बिजनेस मेक्स ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट इट इंकर्स ए करंट कैश आउटले इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। यानी कि जब भी कोई बिज़नेस हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें जो कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को लेकर हम चल रहे होते हैं कि फ्यूचर में जो बिज़नेस है इसको कितना एक बेनिफिट होगा। यूजुअली दीज बेनिफिट्स एक्सटेंड बियॉन्ड 1 ईयर इन द फ्यूचर। जो भी ये एज यू नो जो कैपिटल बेनिफिट्स होते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा होता है, कैपिटल एसेट्स जो हमारे होते हैं वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं, मोर देन 1 पीरियड के लिए जो होते हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशन भी ये की जा रही होती है कि इनका जो इन फ्यूचर में क्या इनसे बेनिफिट होंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा विच इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं एसेट्स के ऊपर, विच इज़ अगर आप लैंड कोई परचेज़ करते हैं, मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, सच एज इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड लैंड एज वेल एज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और न्यू प्रोग्राम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी आप न्यू प्रोग्राम लेके आते हैं, नई प्रोडक्ट लेके आते हैं, नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट आप लेकर आते हैं, तो ये सारे आपके लॉन्ग टर्म्स प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। और इन्हीं इन्वेस्टमेंट को जब हम एनालाइज करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद सेलेक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। So hope so viewers you are getting what I am saying. You can understand easily that the capital budgeting is the process of identifying, analyzing and selecting the investment projects whose returns or whose benefits are expected to extend beyond 1 year. Okay, now move to the further point, which is capital budgeting involves. Capital budgeting involves with the different projects. Let's जो डिस्कस करते हैं हम कि कैपिटल बजटिंग में कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नंबर फर्स्ट जो कैपिटल बजटिंग का जो प्रोजेक्ट है, जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल्स कंसिस्टेंट विद द फर्म्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो एक प्रपोजल्स होते हैं प्रोजेक्ट्स के, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के, वो हम जनरेट करते हैं थ्रू कैपिटल बजटिंग। एक फर्म की स्ट्रेटजी को लेकर चलते हैं ताकि कहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे हमारी जो फर्म है, कंपनी है, उन एसेट से उन लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होगी वो फ्यूचर में फर्म के लिए फ्रूटफुल रहे। नंबर सेकंड पॉइंट, एस्टिमेटिंग आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से हम टैक्स को जो है उसके बाद देखते हैं चीज़ों को कि आफ्टर द टैक्स डिडक्शन जो हमें कैश फ्लोज आएंगे वो कितने होंगे। इवेल्यूएटिंग प्रोजेक्ट इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, प्रोजेक्ट की इंक्रीमेंटल जो कैश फ्लोज होंगे उनको इवेल्यूएट करते हैं थ्रू हम कैपिटल बजटिंग। सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन ए वैल्यू मैक्सिमाइजिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। यानी कि वो प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे अपनी कंपनी के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उस प्रोजेक्ट में थ्रू कैपिटल बजटिंग, जिसमें हमें मैक्सिमाइजिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो, जो कि मैक्सिमम वैल्यू हमें प्रोवाइड करे फ्यूचर में। हमने वो कैपिटल बजटिंग के थ्रू एनालाइज करके उस प्रोजेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम थॉरोली देख लेते हैं कि जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल्स क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल्स कैन स्टेम फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज फॉर पर्पसेस ऑफ एनालिसिस। प्रोजेक्ट्स में बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। नंबर 1, न्यू प्रोडक्ट और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यानी कि हम एक जनरेटिंग प्रोजेक्ट जो प्लान या प्रपोजल लेके आते हैं उसमें क्या होता है कि नई प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं या कि हम पुरानी ही जो हमारी प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रही होती है उसको हम एक्सपेंड करते हैं, उसको हम एक्सपेंशन देते हैं। नंबर सेकंड, रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट और बिल्डिंग्स। या हमारे पास जो बिल्डिंग्स होती हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम रिप्लेस करते हैं। नंबर थर्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आती है इसमें कैपिटल बजटिंग में कि रिसर्च और डेवलपमेंट में ऊपर हमारे जो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्रूटफुल रहेंगे हमारी फर्म के लिए, विच विल बेनिफिट आवर कंपनी फॉर लॉन्गर पीरियड
तो नंबर 4 पे है एक्सप्लोरेशन एंड अदर सेफ्टी रिलेटेड पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, कि हम एक्सप्लोर करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए कि कौन से प्रोडक्ट्स जो होंगे वो कैपिटल जो है उनमें इन्वेस्ट किए जाए ताकि वो सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल ना हो, एक सोसाइटी के लिए भी उनसे बेनिफिट ले सकें, किसी किस्म की पोल्यूशन जो है उसके ज़रिए उन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए ना हो। तो ये हमारा डिसीजन जो होता है, all decisions are based on capital budgeting. Further estimating project after tax incremental operating cash flows. कैश फ्लो को चेक किया जाता है, हमने जो लेक्चर नंबर 4 आई थिंक उसमें डिस्कस किया था कैश फ्लो, व्हाट इज़ कैश फ्लो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज। सो जो व्यूअर्स नए हैं उन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा तो कैश फ्लो की टर्मिनोलॉजीज़ को समझें, जाके लेक्चर देखें और उसके बाद आके फर्दर यहाँ से गो थ्रू हों। तो कैश फ्लो में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर भी मेन पॉइंट वो आ रहा है कैश फ्लो का कि कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस के ज़रिए हम देखते हैं कि कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज हमारे पास कितने होंगे और हमारा जो सरप्लस होगा इससे बेनिफिट या डेफिसिट में जाएगा। तो ये सारे हम देखते हैं कैपिटल बजटिंग में। उसके साथ साथ इसमें एक आती है संक कास्ट, दूसरी होती है अपॉर्चुनिटी कास्ट। संक कास्ट वो होती है विच इज़ अनरिकवरेबल कास्ट, यू कैन से इट दैट अनरिकवरेबल पास्ट आउटलेज दैट सिंस दे कैन नॉट बी रिकवर्ड शुड नॉट अफेक्ट प्रेजेंट एक्शंस और फ्यूचर डिसीजंस, कि इस कास्ट को आपके लिए मैटर नहीं करती क्योंकि ये अनरिकवरेबल होती है और इसको इतना प्रेजेंट एक्शंस में आप इसको कंसीडर नहीं करते। अपॉर्चुनिटी कास्ट, व्हाट इज़ लॉस्ट बाय नॉट टेकिंग द नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कास्ट यानी कि ये है कि कोई अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्ट करने की, लेकिन हमने वो अपॉर्चुनिटी को लॉस किया किसी बेस के ऊपर, तो वो उसको हम लॉस कर गए। व्हाट इज़ द लॉस बाय नॉट टेकिंग द नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट जो बेस्ट अल्टरनेटिव था वो हमने नहीं लिया, बल्कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग जिसको हम लेकर चल रहे थे इन्वेस्टमेंट को, उसी को हमने कंटिन्यू किया। तो इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके साथ हम फर्दर आगे चलते हैं। डेप्रिशिएबल बेसिस क्या होती हैं और कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। डेप्रिशिएबल बेसिस इन टैक्स अकाउंटिंग the fully installed cost of an asset. This is the amount that by law may be written off over time for tax purposes. So depreciable एक कंसेप्ट है अकाउंटिंग में, जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस अकाउंट से है वो समझते हैं, जिनका नहीं है उनको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं कि डेप्रिसिएबल आइटम्स वो होती हैं जब आपके पास एसेट्स होते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एसेट को आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ करती है जब एसेट यूज़ हो रहा होता है। फिक्स्ड एसेट कोई भी यूज़ हो रहा होता है। फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आते हैं, लैंड है, प्लांट है, इक्विपमेंट्स हैं, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो ये आप यूज़ कर रहे होते हैं जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम दे डिक्रीज़ देयर वैल्यू, तो उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो इस यहाँ पर एक टर्म है डेप्रिसिएबल बेसिस क्या होती हैं। कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन फॉर एन एसेट रिक्वायर्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द एसेट्स डेप्रिसिएबल बेसिस। दिस इज़ द अमाउंट दैट टैक्सिंग अथॉरिटीज़ अलाउड टू बी रिटन ऑफ फॉर टैक्स पर्पजेज ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स। यानी कि टैक्स अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो डेप्रिसिएबल जो आपके पास अमाउंट होती है उसको वो अलाउ करती हैं कि इसको राइट ऑफ कर दिया जाए, इसकी जो एसेट की वैल्यू होती है उसमें से माइनस कर दिया जाए और उसके बाद जो है टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए। मोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो डेप्रिसिएबल अमाउंट होती है इज़ इट इंक्लूडेड इन द टैक्स और नॉट। सो इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। फर्दर हम चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ द एसेट इंक्लूडिंग एनी अदर कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर सच एज शिपिंग एंड इंस्टॉलेशन दैट आर इंकर्ड टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेट्स डेप्रिसिएबल बेसिस अंडर MACRS। एक कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट के अंडर ये चीज़ें सारी आती हैं और डेप्रिसिएबल बेसिस को हम देखते हैं। मेन यहाँ पर ये थीम था कि डेप्रिसिएबल जो अमाउंट होगी जो उसको हम रिटर्न ऑफ करेंगे और टैक्स पर्पज़ के लिए उसको यूज़ नहीं करेंगे। सेल और डिस्पोजेबल ऑफ ए डेप्रिसिएबल एसेट, यानी कि इन ए जनरल इफ़ डेप्रिसिएबल एसेट यूज्ड इन बिजनेस is sold for more than its depreciated textbook value, an amount realized in excess of book value but less than the asset's depreciable basis is considered a recapture of depreciation.
यहाँ इस कंसेप्ट में वो कह रहा है कि कोई जब आपके पास एक एसेट है, एसेट ने अपनी पूरी जो है टाइम कंज्यूम कर लिया है, उसने यूज़ हो चुका हुआ है, अब उसकी वैल्यू वो है कि जिसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द यूज़ ऑफ वो एसेट जब डिस्पोज ऑफ होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो जब उसको हम सेल करते हैं तो वो सोल्ड फॉर द मोर देन इट्स डेप्रिसिएटेड बुक वैल्यू, जो उसकी डेप्रिसिएशन में बुक वैल्यू होती है, तो अगर उससे वो इंक्रीज़ कर जाती है, द अमाउंट रियलाइज इज एक्सेस ऑफ बुक वैल्यू दैट इज़ लेस दैन द एसेट्स डेप्रिसिएबल बेसिस। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो कैपिटल बजटिंग में कंसेप्ट है हमारे पास उसकी तरफ, विच इज़ एंडिंग ऑफ द बिगनिंग प्रोजेक्ट्स। यानी कि जो पहले से हमने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट शुरू किए होते हैं और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है कि हम वो अपॉर्चुनिटी उस बिज़नेस के लिए फ्रूटफुल होगी, बेनिफिशियल होगी, ताकि जो बिज़नेस को जो फ्यूचर में बेनिफिट होगा वो करंट अपॉर्चुनिटी से, करंट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होगा, तो हम उसके ऊपर भी उसको टर्न कर सकते हैं, इसको एंड करके। सो कैपिटल बजटिंग का क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है तो हम आज डिटेल्ड में इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसको मैं एक दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ। कैपिटल बजटिंग हमने देखा, कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन क्या थी और कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस क्या हैं, कैपिटल बजटिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं और इसे क्या आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम कैपिटल बजटिंग हमें बताती है कि जो फ्रूटफुल रहेंगे बिज़नेस के लिए। नंबर सेकंड पे जो आ जाता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आती हैं हमारे पास कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमें कैपिटल बजटिंग से पता चलता है कि हम इन्वेस्टमेंट करें और ना करें। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन अल्टरनेटिव मेथड्स जो हैं वो हमें पता चलते हैं कैपिटल बजटिंग से। नंबर 1 जो है पे बैक पीरियड है, नंबर 2 जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, नंबर 3 नेट प्रेजेंट वैल्यू है, नंबर 4 जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आता है। सो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें पे बैक पीरियड। द पे बैक पीरियड PBP of an investment project tells us the number of years required to recover our initial cash investment based on project's expected cash flows। आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि जो पे बैक पीरियड ये होता है कि जब आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट में आप इनिशियल कैश जो पुट करते हैं तो वो पे बैक पीरियड उसका आफ्टर द सर्टन ईयर्स वो जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी होगी या कैसे रिकवर होगी, वो पे बैक पीरियड हमें वो बताता है। दैट आफ्टर द ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर अवर इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट थी, वहाँ पर आपने 100,000 जो है डॉलर्स इन्वेस्टमेंट किए। अब ये पे बैक पीरियड हमें ये बताएगा कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है 100,000 डॉलर्स, वो इतने टाइम पीरियड पे हम अपनी जो इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिकवर करेंगे और इतने पीरियड में इसके ऊपर हमें जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो हमारा रिकवर होगा, जो कि कैश फ्लोज की सूरत में आएगा, जो कि लमसम अमाउंट हमारे पास नहीं होगी, डिफरेंट कैश फ्लोज की सूरत में होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 34,000 आ सकता है एक कैश फ्लो में, सेकंड कैश फ्लो में 39,530 आ सकते हैं, और जब तक ये $1,00,000 तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमारी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर नहीं होगी। तो पे बैक पीरियड हमें ये बताता है कि द पे बैक पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड्स फॉर द क्यूमुलेटिव एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट टू इक्वल द इनिशियल कैश आउटफ्लो। होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम saying. Now move to the next important term, which is internal rate of return. You can say it IRR. The discount rate that equates the present value of the future net cash flows from an investment project with the project's initial cash outflow. IRR हमें ये बताता है कि डिस्काउंट रेट जो है इक्वेट्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। जो कि हमारे पास फ्यूचर में कैश फ्लोज आएंगे वो हमने एक डिस्काउंटेड रेट से, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने चेक करनी है तो हम चेक करेंगे थ्रू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है इसका, दैट इज़ हर्डल रेट। द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट इन ए डिस्काउंटेड कैश फ्लोज एनालिसिस, द रेट एट विच अ प्रोजेक्ट इज़ एक्सेप्टेबल। वेरी मच इम्पॉर्टेंट। डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि व्हाट इज़ हर्डल रेट
व्हाट इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज़ पे बैक पीरियड, तो इनको आपने डिफ़ाइन करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है व्यूअर्स, तो इसको आपने अच्छे से गो थ्रू करना है। चलते हैं हर्डल रेट पे डिस्कस कर रहे थे हम। द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट इन ए डिस्काउंटेड कैश फ्लोज एनालिसिस, द रेट एट विच ए प्रोजेक्ट इज़ एक्सेप्टेबल, यानी कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो कैश फ्लो को उसका एनालाइज करना है ताकि एक प्रोजेक्ट जो को हम एक्सेप्ट करें और उसमें इन्वेस्ट करें। दैट ऑल टेल्स अस हर्डल रेट। Now move to the next point, net present value, NPV. We can say it in short, NPV. The present value of an investment project's net cash flows minus the project's initial cash outflow. Very much important. What is net present value? The present value of an investment project's net cash flows माइनस द प्रोजेक्ट्स इनिशियल कैश आउटफ्लो, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एक इन्वेस्टमेंट की जो एक प्रोजेक्ट की होगी उसमें से हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे जो उसके इनिशियल कैश आउटफ्लोज जो थे, जो इनिशियल हमने इन्वेस्टमेंट की थी कैश आउटफ्लो उससे हुए थे, उसको हमने माइनस करना है, तो हमारे पास उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। होप गाइस यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डिलीवरिंग ऑन कैपिटल बजटिंग। एक बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, डिफरेंट जो कंसेप्ट्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वो डिस्कस कर रहा हूँ। आज का लेक्चर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि थोड़ा सा जो है वो लेंथी होने वाला है, क्योंकि कैपिटल बजटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लेंथी टॉपिक है। इसको आज के हम लेक्चर में कवर करेंगे, थरोली कवर करेंगे और सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूछी जाती हैं। नाउ हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट। पीआई, व्हाट इज़ पीआई? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट्स फ्यूचर नेट कैश फ्लोज टू द प्रोजेक्ट्स इनिशियल कैश आउटफ्लो, वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये एक रेशियो है जो कि हमें प्रेजेंट जो वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट की वो बताती है कि हमारे जो फ्यूचर नेट कैश फ्लोज टू द प्रोजेक्ट्स इनिशियल कैश आउटफ्लो, यानी कि एक फ्यूचर में जो हमें इनकमिंग होगी, हमारा रेवेन्यू आएगा एक इन्वेस्टमेंट से, वो हमारा उसको हम लेस करेंगे जब इनिशियल आउटफ्लोज होंगे, तो वो हमारे पास उसकी क्या जो वैल्यू होगी दैट इज़ डील विद द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स फ्यूचर नेट कैश। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट हुज एक्सेप्टेंस डज नॉट प्रिवेंट द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन, कि एक प्रोजेक्ट हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की, तो हमने उसमें इन्वेस्ट करना ही करना है, और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है वो रुक रही नहीं है, उसको हम प्रिवेंट नहीं कर रहे, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट हुज एक्सेप्टेंस प्रिक्लूड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ वन और मोर अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स, यानी कि एक या एक से ज़्यादा जो अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के अंडर लेकर आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई हमने डिस्कस किया, और इसके साथ हमने डिस्कस किया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। वन और मोर प्रोजेक्ट्स को जो हम कंबाइन करते हैं उसको लेके आते हैं हम म्यूचुअल अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स में, तो इसको हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टर्म विच इज़ कैपिटल रेशियो, अ सिचुएशन वेयर ए कंस्ट्रेंट बजट इज़ प्लेस्ड ऑन द टोटल साइज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि एक कंस्ट्रेंट बजट है जिसको हम प्लेस करते हैं टोटल साइज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा होता है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड में, तो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल रेशनिंग। नाउ हम समरी एक जो हमने अभी तक जो हमने चीज़ें स्टडी की हैं उनको समराइज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया, हमारे पास जो टेक्निक्स थी कैपिटल बजटिंग को लेकर, कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं ताकि एक प्रोजेक्ट को फाइनलाइज़ किया जा सके। पे बैक पीरियड हम उसका देखते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स हमारे पास देखते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी उसके इंडेक्स चेक करते हैं, कि ये सारी चीज़ें आप देख कर ऑब्ज़र्व करके एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं एक फर्म जो इन्वेस्टमेंट करती है, ताकि वो इन फ्यूचर में उसके लिए बेनिफिशियल रहे।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो है हमारा रिस्क एंड मैनेजरियल ऑप्शंस इन कैपिटल बजटिंग, यानी कि कैपिटल बजटिंग में रिस्क क्या क्या होंगे और मैनेजमेंट के पास मैनेजरियल ऑप्शंस क्या क्या होंगे टू हैंडल दैट रिस्क्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये हमारे पास जो चैप्टर आ रहा है कैपिटल बजटिंग में, दैट इज़ रिस्क एंड मैनेजरियल ऑप्शंस इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में रिस्क क्या होंगे और मैनेजमेंट के पास ऑप्शंस क्या होंगे टू हैंडल ऑल दैट रिस्क्स। सो स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, रिस्क इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनी बिजनेस। रिस्क का जो चांस होता है वो रहता ही रहता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि कोई जो हमारे पास एक्सपेक्टेड जो हैं मैनेजरियल ऑप्शंस होंगे, कैसे हम इसको कंट्रोल करते हैं। नंबर फर्स्ट जो हम देखेंगे इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी हमारे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए टाइम पीरियड, द वेटेड एवरेज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विद द वेट्स बीइंग द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ अकरेंस। यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारी, हम एक देखेंगे कि एक हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे पास क्या होगा उसको एक एनालाइज करेंगे हम कैपिटल बजटिंग के ज़रिए। नंबर सेकंड, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास जो मेजर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड इट्स मीन इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन से भी हम जो है उसके एक रिस्क को देखेंगे कि कितना एक इसमें रिस्क फैक्टर शामिल है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ट्री इस प्रोजेक्ट का क्या है। एक प्रोबेबिलिटी ट्री होता है जिसको हम डिस्कस करते हैं, अ ग्राफिक अप्रोच फॉर ऑर्गेनाइजिंग द पॉसिबल कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरेटेड बाय इन्वेस्टमेंट। जो पॉसिबल कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरेट करती है एक इन्वेस्टमेंट, उसको एक हम प्रोबेबिलिटी ट्रीज के ज़रिए से मेजर करते हैं कि इसमें कैश इनफ्लोज इस प्रोजेक्ट में कितने होंगे और कैश आउटफ्लोज इस प्रोजेक्ट में कितने होंगे। साथ के साथ हम देखते हैं इसमें कि मार्केट का साइज़ क्या है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, मार्केट में ग्रोथ ये कैसे करेगा, शेयर ऑफ मार्केट में क्या होगा, इस एक रिस्क फैक्टर इसमें कितने होंगे। ये सारा हम देखते हैं कि इसमें कितने रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। अगर हमने किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया है, उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एनालिसिस हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिक्वायर्ड कितनी है, यूज़फुल लाइफ क्या है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या है, ऑपरेटिंग या फिक्स कॉस्ट उसकी क्या होगी। तो ये सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं रिस्क में, और मैनेजरियल के पास जो ऑप्शंस होते हैं उनमें हम डिस्कस करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ रिलेटेड टू द कैपिटल बजटिंग, दैट इज़ मैनेजरियल ऑप्शन। सो मैनेजमेंट के पास क्या ऑप्शंस होंगे। अगर मैनेजमेंट देखती है कि एक प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसमें क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होंगे और हाउ टू ओवरकम दैट फैक्टर्स। मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी इज़ टू मेक श्योर डिसीजंस दैट अफेक्ट ए प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज लाइफ और फ्यूचर एक्सेप्टेंस। यानी कि मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन होता है वो फ्लेक्सिबल डिसीजन होना चाहिए, मेक श्योर करे कि डिसीजन दैट इज़ अफेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, उससे हमें प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज, प्रोजेक्ट की लाइफ, उसकी फ्यूचर एक्सेप्टेंस जो है, जो मैनेजमेंट के पास ऑप्शन होंगे कि वो देखे और इन सारी बेसिस को ऑब्ज़र्व एनालाइज करने के बाद एक डिसीजन ले कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो उसके साथ जो फर्दर मैनेजमेंट के पास ऑप्शंस होते हैं कि प्रोडक्ट्स को एनालाइज करे, compete करे डिफरेंट दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट उसके पास चल रहे होते हैं, कि क्या इन प्रोजेक्ट जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की निस्बत जो है हम न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च करने जा रहे हैं फ्यूचर में हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगी या ये रिस्की रहेगी। तो ये सारी हम डिस्कस करते हैं कैपिटल बजटिंग में। सो आज का हमारा ये डिटेल लेक्चर था कैपिटल बजटिंग के ऊपर, जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, व्हाट आर द रिस्क्स विच आर एसोसिएटेड विद द कैपिटल बजटिंग। और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट के पास क्या ऑप्शंस होते हैं, पॉसिबल ऑप्शंस टू ओवरकम दैट रिस्क्स और मिनिमाइज़ दैट रिस्क। ऑफ कोर्स रिस्क को आप ख़त्म नहीं कर सकते बिज़नेस में, लेकिन इसको मिनिमाइज़ ज़रूर किया जा सकता है कुछ जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि कैपिटल बजटिंग के ऊपर था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये टॉपिक था, और ऑफ कोर्स किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कैपिटल बजटिंग में से क्वेश्चन जो है मस्ट टच किया जाता है। अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम भी देख लें, पंजाब यूनिवर्सिटी का इन पर्टिकुलर एग्ज़ाम देखें या CSS के पेपर्स आप देख लें,
जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के होते हैं। तो कैपिटल बजटिंग का जो क्वेश्चन है उसको मस्ट टच किया जाता है, इसकी टेक्निक्स पूछी जाती हैं और इसमें जो प्रोसेस है वो पूछा जाता है। कैपिटल बजटिंग का यूजेज पूछा जाता है बिज़नेस में कि कैसे इसको यूजेज किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाता है। सो व्यूअर्स, होप सो कि आज का ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिट फ्रूटफुल रहा होगा। एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस जो हैं, हम जो लेक्चर सीरीज़ कंडक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करने के बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे फेडरल बोर्ड पे जाएंगे, उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे, फिजिकल पॉलिसी पे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लेक्चर सीरीज़ जो है हम कंडक्ट करेंगे। तो होप्स हो कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले तमाम लेक्चर्स जो हैं टाइमली आपके पास पहुँचें। आज का लेक्चर कैपिटल बजटिंग के ऊपर हम वाइंड अप करते हैं, जो कि एक डिटेल्ड हमारा लेक्चर था। होप जो कि एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं या जो नए व्यूअर्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कैपिटल बजटिंग की। एक नए वीडियो तक के आने तक के लिए, एक नए लेक्चर तक के लिए आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमान अल्लाह।